Okay. Welcoming all of you formally now. बहुत बहुत आप सबका वेलकम है हमारे स्टेट वेब सीरीज में ज्वाइन करने के लिए। बहुत इंक्विजिटिव माइंड्स होते हैं जिनको लर्निंग का, मैंने ये बात हमेशा मैं कहती हूँ कि जो लोग बहुत टाइम इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी टाइम निकालते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है। इट मीन्स कि हम बहुत लर्निंग स्केल हमारा बहुत हाई है, इसीलिए हम इस टाइम अपना टाइम निकाल के बैठे हैं और कुछ नया सीखने के लिए बैठे हैं। सो स्टेट वेब से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ AIAF। हमारे साथ आज जुड़े हैं निवेदिता मैम। शी इज फ्रॉम दिल्ली, शी इज फ्रॉम वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल। निवेदिता मैम साइंस फैकल्टी हैं और आज वो हमें बताएंगी टीचिंग पैडागोजी ऑफ साइंस। देखते हैं आज निवेदिता मैम से कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। निवेदिता मैम इज CBSE रिसोर्स पर्सन है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, AIF रिसोर्स पर्सन है। तो चलिए ओवर टू यू निवेदिता मैम, लेट्स बिगिन। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स दे आर वेटिंग फॉर दैट। निवेदिता मैम, जस्ट यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, थैंक यू पूजा मैम। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इवनिंग में टाइम निकाला है। और मैं कोशिश करूंगी कुछ आपको जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करने की, एंड आई होप कि आपको कुछ नया शायद मिले। हो सकता है कुछ आपके जो खुद के एक्सपीरियंसेस हैं उनका रेपिटेशन हो, बट जब हम आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि वी आर इन राइट डायरेक्शन। बिकॉज एक रीजन ये भी है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतने फास्ट मूव कर रहा है कि हम लोगों को बहुत तेजी से खुद भी बढ़ने की जरूरत है और अपने बच्चों को तो बढ़ाना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे शेयर करती हूँ जो पॉइंट्स मैंने कुछ तैयार किए हैं। मेरी जो पूरी प्रेजेंटेशन है, आई थिंक मैम स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं मैम, अभी नहीं विजिबल है। ओके, आप दोबारा करिए ट्राई। ओके, अभी भी नहीं हो रही शेयर मैम? नहीं मैम, क्योंकि मेरे नीचे स्क्रीन शेयर पे जैसे आप कर रहे थे मैम वैसे ही होगा ये। वो भी मेरे पास आ नहीं रहा है इसका। सीधा ही स्क्रीन शेयर कर वो अच्छा ओके मैम, यस नजर आ रहा है। नहीं अभी एक सेकेंड। यस मैम, अब स्क्रीन शेयर हो रहा है मैम? नहीं निवेदिता मैम, अब सॉरी। अब अभी हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, आई थिंक अभी शेयर हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, तो सॉरी। ओके, तो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हम दोस्तों कहीं दूर दूर बैठे हैं और अपना इस इवनिंग के टाइम को जो हम ऐसे ही बिता देते थे एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट और प्रीवियस साइंटिस्ट दोज हु हैव गिवन दिस टेक्नोलॉजी। तो उनको हम पहले तो सबसे पहले शत शत नमन करते हैं। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं टीचिंग पेडागोजीज इन साइंसेस। पहले तो हम बात करेंगे कि पेडागोजिस है क्या, उससे भी पहले हम बात करेंगे साइंस क्या है। हम सब साइंटिस्ट हैं, क्या साइंस कोई अलग से विषय है? अगर मैं मानूं तो मेरा ये मानना है साइंस एक नजरिया है, एक सब्जेक्ट से भी ज्यादा आपके सोचने का तरीका है, जिसमें हम नेचर, बिहेवियर, नेचुरल जितने भी चीजें हैं हमारे आसपास, इसमें आपकी नॉन लिविंग चीजें भी हैं, लिविंग चीजें भी हैं, उन सब के बारे में जब हम जानते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं। इससे भी अगर मैं आपको इसको प्योर हिंदी में, जैसे कि हम अपने साइंस जनरल साइंस की बुक में पढ़ते हैं, तो विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जो विभिन्न घटनाओं के निरीक्षण से संग्रहित होता है, जो सुव्यवस्थित है तथा जिसके उपयुक्त परीक्षण तथा पुष्टिकरण कर लिए गए हैं। तो वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन दैट ऑर्गेनाइज्ड है, जो भी थॉट ऑर्गेनाइज्ड है और प्रॉपरली उसको एग्जामिन कर लिया गया है और उसको एस्टैब्लिश कर लिया गया है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स,
उसको हम साइंस कह देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई थॉट हमें आया, उस थॉट को हमने पक्का कर लिया हर तरह से, और उस लॉजिक का जब कोई सेंस बनता है उसे हमने साइंस कह दिया। साइंस, हर चीज में साइंस है, तो इसको पढ़ाने का क्या कोई तरीका अलग है? जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे तो आई वाज रियली मैड, क्योंकि साइंस पढ़ाने का कोई एक तरीका तो है ही नहीं। ये आपका पैशन है कि आप कौन सा तरीका इजाद करते हो और उससे अपने बच्चों को समझाते हो। तो आज पूरे सेशन में मैंने इस सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जहां मैंने पूरा आपका बीएड का एक रिवीजन जो हम है वो ले रहे हैं, जहां मैंने आपको कोशिश किया है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू पेडागोजीज एंड द ओल्ड पेडागोजीज, उन दोनों को हम ब्यूटीफुली कंबाइन करके कैसे यूज कर सकते हैं, ये पहला पार्ट होगा। हो सकता है आपको थ्योरेटिकल लगे, बट आई विल ट्राई कि मैं उसके साथ एग्जाम्पल्स के साथ आपको वो बताऊं। दूसरा पार्ट मेरे इस सेशन का होगा कि कुछ मैंने अपनी एक लैब जो अभी फटाफट से क्रिएट की है वो आपके सामने दिखाने की कोशिश करूंगी कि आप अगर साइंटिस्ट हैं, साइंस टीचर हैं, तो अपनी लैब अपने साथ कैरी करें। यू हैव टू कैरी अ पोर्टेबल लैब, दैट इज व्हाट इज द वेपन फॉर अ साइंस टीचर। आप बिना किसी एक्टिविटी, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक्चुअली दैट इज नॉट अ राइट थिंग साइंस पढ़ाने के लिए। ये मेरा मानना है, हो सकता है हम कुछ पॉइंट्स पे डिसएग्री कर सकते हैं। तो पहले आइए पेडागोजी हम समझें। क्या पेडागोजी, अप्रोच, प्रैक्टिसेस एक ही टर्म है? अगर हम एक कॉमन सेंस में कहें तो हाँ कह सकते हैं, बट एक्चुअली पेडागोजी इज अ न्यू एज टर्म that refers to the method of how teachers teach in theory and in practice. तो पढ़ाने का तरीका कह सकते हैं, मॉडर्न वर्जन में पेडागोजी कहलाता है। तो इसके लिए प्लीज आप कभी ये ना हो कि पेडागोजीज क्या बोल दिया गया है, क्योंकि अधिकतर कभी भी नए टर्म्स आते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं। तो एक सिंपल सरल भाषा में हमें चीजों को समझना है और समझाना है, आई थिंक तभी हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप पेडागोजीज हम टीचिंग साइंस में यूज करते हैं। जब आप साइंस पढ़ाते हैं या कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो 2 तरह की अप्रोच हम फॉलो करते हैं, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड। अभी तक बहुत सालों से टीचर सेंटर्ड अप्रोच चलती आई है, हमारा इस पे फोकस नहीं है, हालांकि हम अभी भी ये इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो मेन अप्रोच हमारी होनी चाहिए स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि दिस इज 21st सेंचुरी, यू कैन नॉट डील ओनली विद द टीचर सेंटर्ड अप्रोच फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये आपके दो बजिंग स्टेटमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम आगे का कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिएगा, चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? तो इसमें आप देखेंगे इनोवेटिव, इवॉल्विंग, एक्सपीरियंशियल, इंटरैक्टिव। इन चारों जो हमने सर्कल्स को लिया है और सेंटर में हमने चाइल्ड दिया है, तो क्या इन चारों डोमेन्स को आप अपने लेक्चर्स में कवर कर रहे हो? पढ़ाते वक्त आप कवर कर रहे हो? अगर आप कर पाते हो, क्योंकि एट टाइम्स कभी आप एक्सपीरियंशियल ले रहे होंगे, कभी इंटरैक्टिव होंगे, कभी इनोवेटिव होंगे, कभी आप खुद को इवॉल्व भी कर रहे होंगे। तो जरूरी नहीं है कि चारों के चारों इकट्ठे आप कर पाए। जब भी आप कभी अपना लेक्चर तैयार करें या आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, तो कोई ना कोई एक तरीका हमेशा फॉलो करें। अगर आप ओवरलैप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैसे? लेट्स सी। जस्ट अ सेकेंड, इट्स नॉट, या एक सेकेंड। सो अभी हम आते हैं टीचिंग मेथड्स क्या क्या अवेलेबल हैं जिससे कि हम साइंस पढ़ाते हैं। टीचिंग मेथड्स टीचर सेंटर्ड, जैसे हमने बताया, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, टीम टीचिंग, ये सब हम फॉलो करते हैं, आज भी करते हैं, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हालांकि 21st सेंचुरी में अगर आप जितने भी एजुकेशन जर्नल्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि वहाँ फोकस सारा का सारा प्यूपल सेंटर्ड पे है, बट पूरी तरह से प्यूपल सेंटर्ड हो जाना सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए हम इसको मिक्स करके चलते हैं। प्यूपल सेंटर्ड अप्रोच क्या है? लैब वर्क, आपका प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, डिस्कशन,
दूसरा, हम अगर सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स लें, एक तो इनसाइड क्लास टेक्निक्स है, एक सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स है। सोशल टेक्निक्स पे आजकल बहुत फोकस किया जा रहा है, जैसे सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन एक्सेट्रा। ऐसे ही आप जो फोर्थ आपका टीचिंग जो यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, उसके अंडर आप डिजिटल, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, डिजिटलाइज्ड हो जाते हैं, जिसमें आप प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ टीचिंग मशीन्स, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस थ्रू फोन और अदर गैजेट्स आप दे सकते हैं। तो ये ओवरव्यू पूरा जितना भी मैंने देने की कोशिश की है, आप ऑलरेडी फ्रेंड्स अधिकतर चीजें कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें और अच्छे से कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे करके जरा इनको एक्सप्लोर करते हैं कि ये पॉइंट्स एक्चुअली क्या क्या हैं। लेट्स सी। अब इस पेडागोजी में जो अभी मैंने आपको पूरा एक जियो दिया था, इसी में ही हम दो तरह की अप्रोच डेवलप करते हैं, हाई टेक अप्रोच एंड लो टेक अप्रोच। जितने भी अर्बन सिटीज हैं, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हाई टेक अप्रोच पेडागोजी की वर्क करती है, और ये जरूरी भी है, ये हमारी आज की जरूरत है, बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग एक जो हमारा टूल है इस पूरे कोरोना पीरियड में काम आई है, it is actually very you can say a life saving approach or life saving technology at this particular emergency time. With the digital transformation, educators can rely on tablet, computers and software to teach and evaluate. ये सब आप लोग कर रहे हैं 2 साल से, और आपको पता है हाईटेक अप्रोच से हमने बहुत अच्छे से बच्चों को कोशिश की है पढ़ाने की। वो कितना समझ आया है, कितना नहीं आया, वो एक अलग बात है, बट आई डोंट थिंक किसी जिन टीचर्स, जितनी भी आपकी क्षमता थी, आप सबने कोशिश किया है सारी चीजों को अप्लाई करने की। अब आज की डेट में, क्योंकि अब नीड बढ़ गई है आपकी हाईटेक अप्रोच की, तो हायर एजुकेशन वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स आर देयर। अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखें, तो पूरे यूनिवर्सिटीज हैं या स्कूल्स हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर खुद के होते हैं, उसके थ्रू ही वो सारा काम करते हैं। तो शायद धीरे धीरे करके ये इंडिया में भी आ जाए, बहुत दूर नहीं है, जब आपके खुद के स्कूल के अपने वर्चुअल सॉफ्टवेयर होंगे और आप उनसे क्लासेस ले पाएंगे। ऑनलाइन लर्निंग थ्रू एक्सटर्नल इंटीग्रेशन, जी सूट, डॉक्स, शीट्स, क्लासरूम ड्राइव एंड कैलेंडर। अभी जो प्रेजेंटेशन आपके सामने चल रही है वो जी सूट पे ही बनाई गई है। मैंने गूगल शीट्स को ही यूज किया है। तो आज की डेट में ये क्लाउड जो कंप्यूटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और हमें ये सीखनी भी है और करनी भी है। टैबलेट, ये सब साइंस की एप्लीकेशन है, बट ये इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये सब हाईटेक अप्रोच पेडागोजी जो है, ये हम सब फॉलो कर रहे हैं। अब इनको कितनी कन्वीनियंटली साइंस टीचिंग के लिए यूज किया जा सकता है, वो मैं इस पार्ट के बाद आपसे डिस्कस करूंगी। तो टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल लर्निंग जो भी आप यूज करते हैं, दैट विल कम अंडर हाईटेक अप्रोच टू लर्निंग, हाईटेक पेडागोजीज। अब आइए लो टेक पेडागोजीज। लो टेक्नोलॉजी में आप ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, तो जो रूरल एरियाज है जहां टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वैसे तो जब से जियो और इन सब के इंटरनेट आए हैं, पूरे हमारे हर गांव-गांव में नेट पहुंच चुका है, इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल है, बट फिर भी जहां अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां लो टेक्नोलॉजी अप्रोच ट्रेडिशनल वे में आज भी यूज की जा सकती है और इफेक्टिवली यूज की जा सकती है। और मैं ये मानती हूँ दोस्तों कि हाईटेक और लो टेक अप्रोच दोनों को मिला के ही हम बेटर टीचिंग कर सकते हैं। तो वर्कशीट, प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, केस स्टडीज, ये सब आप ले सकते हैं लो टेक्नोलॉजी अप्रोच के थ्रू, अगर आपके पास हाईटेक अप्रोच नहीं है। इंटरैक्टिव पेडागोजिकल टूल्स आप क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 4 डोमेन दिखाए थे, उसमें एक इंटरैक्टिव भी था। आपको अपनी टीचिंग को इंटरैक्टिव बनाना है। सेल्फ लर्निंग, अपने बच्चों को सेल्फ लर्निंग के मोड में डालिए। सेल्फ लर्निंग का मोड कैसे आप देंगे? एक साइंस टीचर को मुझे लगता है हर वक्त एक उसके दिमाग में पीछे क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये चैप्टर, ये टॉपिक चल रहा है। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल साइंस टीचर, ऑलवेज कीप at the back of your mind, I'm having this, my syllabus is this chapter I have to cover and this topic I have to deal with. ये प्लानिंग कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी।
अगर आपको क्लियर है कि मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है, तो जो टॉपिक आपको बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए आप पहले से ही बच्चों को कुछ ना कुछ एक होमवर्क देके रखें। दैट होमवर्क, क्योंकि साइंस टीचिंग है, होमवर्क ऐसा नहीं है कि लिखना है और करना है। ऑब्जर्वेशन, आप बच्चों को कहिए कि आप घर में फॉर एग्जाम्पल देख के आइएगा कि क्या क्या जो जो खट्टी चीजें हैं वो क्या क्या आपके किचन में है, कितनी मीठी चीजें हैं, और खट्टी और मीठी चीजें दोनों के नाम बताइए। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े बच्चों के लिए आप किसी और लेवल पे क्वेश्चन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बच्चों को प्लांट्स पढ़ाना है तो मैं उन्हें कह सकती हूँ आपके घर में कोई छोटी हाइट के प्लांट हैं या बड़ी हाइट के प्लांट हैं, उस हिसाब से हम कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड होमवर्क उन्हें दे सकते हैं जिससे कि वो अगले दिन आके आपको बताएं। ये सेल्फ लर्निंग उन्होंने घर पे की। पीयर लर्निंग, फिर आप उनको ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट दें, वो पीयर लर्निंग हो गई। स्टूडेंट कम्युनिटी, अपने स्कूल में क्लब बनाइए, बच्चों को की कम्युनिटी बनाइए जहां लाइक माइंडेड बच्चे अपने कोई एक्टिविटी करें, चाहे वो ड्रामा करें या कोई भी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट कम्युनिटी के मिल जाएंगे। वर्चुअल क्लास एनेबलमेंट, दैट इज जब भी आप वर्चुअल क्लास करते हैं, वर्चुअल क्लास एनेबलमेंट सिंपल है, वर्चुअली क्लास को ऑर्गेनाइज करना, जो कि आप सब कर रहे हैं, चाहे वो जूम पे करते हैं, चाहे आप गूगल पे करते हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट पे क्लास करते हैं। इंटरैक्टिव वीडियो एंड ऑडियो, assessment and assignment review, inbuilt quizzes, video learning, automated feedback, and discussion through forums, activity walls, polling. All these things, they make your pedagogy interactive. Interactive में simple समझना है कि दो जनों का बात हो रही है, आपके स्टूडेंट के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है। आप कहेंगे 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों के साथ कनेक्शन कैसे बनाएं? 10 क्लासेस अलग अलग हैं, कैसे हम इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें? देखिए, इंटरेक्शन करने के तरीके हैं, ये तो आपको पता ही है। आज की डेट में आपके पास इतने सारे जब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनमें आप बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो तरीके आपको डिवाइस करने हैं। बट जब तक आप हर बच्चे को टच अपॉन नहीं करेंगे, तब तक आप अपना जो पेडागोजिकल पेडागोजी आपने जो चूज किया है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। चाहे आप सिंपल एक पेडागोजी लीजिए, लेकिन अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाइए। देन कोई भी साइंटिफिक पेडागोजी आप लेते हैं, वो क्या एनहांस, वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको आपकी टीचिंग को कैसे एनहांस करती है। आई मीन टू से कि साइंस पेडागोजीज जो है वो उसका क्या पर्पस है और उन्हें कैसे एनहांस किया जा सकता है। तो पहले तो साइंटिफिक पेडागोजीज का काम है हमारा साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करना। तो जब आप साइंस की कोई भी अप्रोच फॉलो करते हैं तो वो साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करती है। साइंटिफिक अप्रोच क्या है दोस्तों? साइंटिफिक अप्रोच का सिंपल मीनिंग है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हो, आपको हाइपोथेसिस बनाना है कि अगर वो हम जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की थी, उसके बाद हमने जो भी कंक्लूजन अपनी तरफ से निकाला, उसके ऊपर एक आपने जनरल हाइपोथेसिस बनाया कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नल में पानी नहीं आ रहा है, ये एक हमने प्रॉब्लम देखी, उसके ऊपर आपने अपने दो तीन वो आउटलुक बनाए कि पानी पीछे से प्रेशर नहीं है, या फिर टैंक में पानी नहीं है, नंबर 2, नंबर 3, या नल में कोई खराबी है। 3 रीजन हो सकते हैं। अब टेस्टिंग करेंगे, फिर हाइपोथेसिस के बाद टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा, उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपका ये नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है। ये मैंने बहुत सिंपल सी बात की जो कि आप सब जानते हैं व्हाट इज साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक थिंकिंग। एंड आपकी जो भी पेडागोजी हो उसमें ये सारे पॉइंट्स हों। प्रोसेस, स्किल्स ऑफ साइंस, जितने भी आपके साइंस के स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेशंस, पोजिंग क्वेश्चंस, सर्चिंग वेरियस रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग, planning investigations, hypothesis formulation and testing, using various tools for collecting, analyzing and interpreting data, supporting explanations with evidences and justifications.
ये सब स्किल्स साइंस के हमें डेवलप करने होते हैं। जब ये स्किल साइंस के आप डेवलप कर पाते हैं बच्चों के अंदर, तभी उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट बनता है, तभी वो नई इन्वेंशंस कर पाते हैं दोस्तों। अगर एक किसी का साइंटिफिक टेम्परामेंट आपने बना दिया है, वो कब बनता है? जब वो आपकी अप्रोच देखते हैं, क्योंकि कोई भी साइंस टीचर है उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जरूर होंगे। because science is just that kind of process where you find all these things. Observe आप करेंगे, questioning आपका nature है, questioning आप करेंगे. So let us move to next. Just a second. Sorry. Yeah. So critically thinking to consider and compare alternative explanations. आपने बच्चों को critical thinking करानी है, उनको हर बात को, कि हर एक पॉइंट जो हम किसी भी एक डिबेट का इशू है या कोई भी आप कॉन्सेप्ट दे रहे हो, उनको प्लस और माइनस पॉइंट समझाने हैं, उनको कंपेयर करके ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देने हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन थिंकिंग। आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट देते हैं फ्रेंड्स, तो आप अपना व्यू भी साथ दीजिए। कई बार हमें कई स्टेटमेंट देनी पड़ती हैं जो बुक में होती हैं, वो गलत भी होती हैं, बट हमेशा हम उसको एग्री नहीं कर सकते। आपको बोलना है क्योंकि ये स्टेटमेंट है बट मुझे लगता है कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो वी शुड बी ऑल्सो ऑलवेज ओपन फॉर आवर ओन थिंकिंग, बिकॉज व्हेन वी जब हम एक्सप्रेस करेंगे अपनी थिंकिंग, तो हमारे बच्चों में भी ये हौसला आता है कि हमें भी अपना एक खुद का साइंटिफिक थॉट डेवलप करना है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, अभी वो पास आउट हो गया है, तो उसने जब वो 9th-10th क्लास में था, तो आई थिंक 10th क्लास में था, तो उसने मुझे कहा, मैम ये जो डार्विन नहीं, एवोल्यूशन में जो हम बात करते हैं कि जो डायनासोर्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं, मैं इसे चैलेंज करता हूँ। मैंने कहा बेटा किस बेसिस पे? कहते मैम उसने मुझे अपने लॉजिक दिए और उसके लॉजिक में पॉइंट था, उसका पॉइंट था कि मैम आप उनके ह्यूज साइजेस देखिए, उनका जो बॉडी वो है। फिर मैंने उससे बोला कि आप बेटा लेकिन उनके 3 चेम्बर्ड हार्ट थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और रेप्टाइल्स के हैं। कहते मैम हु सेड? आपको लगता है कि इतनी ह्यूज बॉडीज 3 चेम्बर हार्ट पे चल जाएंगी? किसने उनकी एनाटॉमी स्टडी की है? ये तो हमारी खुद की, और अगर आप ये देखें जितना भी एवोल्यूशन का फील्ड है वो सारा का सारा हमारी प्रिडिक्शन पे बेस्ड है, क्योंकि हमने फॉसिल स्टडी किए हैं और कोई भी ऐसा फॉसिल किसी भी डायनासोर का नहीं मिला है जहां हार्ट के हमें कोई एविडेंसेस मिले हों। उसने कई पॉइंट्स मुझे जो दिए वो बहुत ही सटीक थे, बहुत ही वैल्यूएबल थे। तो आई एनकरेज्ड हिम, आई टोल्ड हिम दैट बेटा आप अपना हाइपोथेसिस बनाओ, आप अपनी जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं, देन हम इसकी एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उसने अपना बनाया, पूरा थीसिस अपना डेवलप किया, बट हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाए। दैट वाज, आप कह सकते हो कि हम डेली के रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। और टाइम टू टाइम कई लोगों ने इस बात को कंडेम किया है कि जो रेप्टाइल्स, जो डायनासोर्स हैं वो रेप्टाइल्स थे, इस पे क्वेश्चन मार्क आया है। तो मैं बच्चे की आपको यहाँ पे पॉइंट बता रही हूँ कि साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकिन उसका बना, और आज वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एक बड़े मतलब अच्छे लेवल पे अभी तो पढ़ ही रहा है, बट इंडिया के टॉप मोस्ट साइंस इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहा है। तो कहीं हमारी छोटी छोटे जो पुश जो होते हैं बच्चों को ऑटोमेटिकली रिसर्च के लिए पुश करती हैं, तो ऑलवेज पुश देम। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंसर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का, चाहे आप इंग्लिश टीचर हैं, चाहे मैथ्स टीचर हैं, चाहे साइंस टीचर हैं, उनको एनवायरमेंटल कंसर्न हमें सिखाना है। मुझे लगता है जो ग्रीन हैबिट्स हैं वो टीचर से बेस्ट कोई नहीं सिखा सकता है स्कूल में। तो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, राइट, जेंडर इक्विटी, ये हमको लेक्चर्स के थ्रू ही, अपने साइंस के थ्रू ही क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे जो भी वैल्यू एजुकेशन है वो हर चैप्टर से वैल्यू एजुकेशन निकलती है। अगर आपने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ाया, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया, एनाटॉमी आपने ह्यूमन पढ़ाई है, तो आप ऑर्गन डोनेशन की बात कर सकते हैं। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, जब मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं।
आप अगर बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बता रहे हैं तो सेक्स एजुकेशन की बात कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो वैल्यू एजुकेशन हर फील्ड से निकलता है और ये हर आपका साइंस के जितने भी फील्ड्स हैं आप वहां से वैल्यू एजुकेशन निकाल के बच्चों को हर एक चैप्टर में से कोई भी वैल्यू आप डिराइव करते हैं जरूर बच्चों को बताइए। फॉर एग्जाम्पल आप मैटर की बात करते हैं, मैटर में क्या इंटेग्रिटी है, कॉपरेशन है? बिल्कुल है। जब आप एटम्स जुड़ते हैं आपस में तो उनमें इंटेग्रिटी है, उनमें आपस में कॉपरेशन है, कितने ब्यूटीफुली वो अपना एक स्ट्रक्चर को सेट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम इन्हें रिलेट करें और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से बच्चों को समझा सकते हैं। देन पेडागोजिकल प्रोसेसेस को हम लर्निंग आउटकम्स के लिए कैसे यूज करते हैं? Now, the learners is to be provided with opportunities in pairs or groups. ये जितनी भी मैंने आपको यहाँ information दी है, this is new age information जो कि education में बिल्कुल recently add की गई है। इसमें ये सारे जितने points मैं आपको दे रही हूँ, कोशिश करिए इनको आप कई बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट ये मेरा आउटलुक है कि ये चीजें हमको अपने टीचिंग के थ्रू बच्चों को देनी है। तो जो भी लर्निंग आउटकम, क्योंकि अब तो सीबीएसई ने और आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ने भी क्लियर किया है कि लर्निंग आउटकम आपको हर क्लास के लिए देने हैं और हम लोग हर क्लास में लर्निंग आउटकम्स लिखते ही हैं। तो हर चैप्टर का जो भी लर्निंग आउटकम है उसके लिए जो पेडागोजिकल प्रोसेसेस आप लेते हो, कोई भी टेक्निक आप लेते हो, वो कैसी हो सकती है? वो साइंस टीचिंग के लिए आप जब लेते हो, इट इज एन अपॉर्चुनिटी for your students to work in pairs, groups, individually. ये आपका इंक्लूसिव सेटअप में होगा। What is this inclusive setup? एक क्लासरूम में हो सकता है आपकी क्लास में कुछ डिसेबल्ड बच्चे हों, दिव्यांग बच्चे हों और कुछ नॉर्मल बच्चे हों। अब नॉर्मल में भी आजकल आपको पता है कि कोरोना के टाइम बच्चों के मेंटल सेटअप जो हैं वो वेरी कर रहे हैं। उनके अलग अलग बच्चे, तो क्लास में वेरिएशन है हर लेवल पे, तो हम इसे इंक्लूसिव सेटअप कहेंगे। तो आपको बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए अपनी पेडागोजिकल प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। तो एक्सप्लोर सराउंडिंग्स, अपने बच्चों को सराउंडिंग्स जो उनके आसपास हो रहा है उसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए कहें। नेचुरल प्रोसेसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हम जब छोटे होते थे, सुबह उठ के सूरज को देखना, शाम को ढलते हुए सूरज को देखना, रात को चंद्रमा को देखना और जब जब चंद्रमा अपना मून अपना फेस चेंज करता था देखना, और स्टार गेजिंग, ये सब एक्टिविटीज हम लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल थी। क्या आजकल के बच्चे ये देखते हैं? बहुत ही लिमिटेड बच्चे जिनको कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो वो भी। एक नॉर्मल बच्चा आजकल इन सेंसेस को फील ही नहीं कर रहा है, ये प्रोसेसेस को फील ही नहीं कर रहा है। तभी क्लासरूम सिचुएशन में आप कोई बात करते भी हैं तो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो आप बच्चों को कोशिश कीजिए इन चीजों की तरफ दोबारा लेके आए, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा नेचर से दूर हो गए हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी साइंस क्लासेस के थ्रू उनको नेचर में लेके, अब जब भी ऑफलाइन होता है, जब भी चीजें ठीक होती हैं, या अपने क्लासरूम टीचिंग में ही आप उनको नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए कहें और वहीं से अपनी टीचिंग को कनेक्ट करें। तो सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, हियरिंग, कोई साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उनको कहिए कि आप नेचर की साउंड सुनिए और हर साउंड को रिकॉर्ड करिए फोन पे और कोशिश कीजिए उनकी फ्रीक्वेंसी पता लगाएं। आप कर सकते हैं। स्मेल, सिमिलरली आप स्मेल कैसे, अब आपने एक क्लास में बच्चों को स्मेल के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया, आपने बताया कि स्मेल आप कैसे करते हैं, आपके नोज में कौन से टिश्यूज होते हैं जो स्मेल करते हैं, ब्रेन में क्या होता है जिससे स्मेल पता चलती है। अब उन्हें कहें कि आप डिफरेंट स्मेल्स को वो करें, क्या एट ए टाइम ही आप बहुत सारी स्मेल करते हैं तो आपको आ जाती है? मतलब यू कैन पोज डिफरेंट क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चनिंग, जितनी क्वेश्चनिंग आप करेंगे उतने ही आपके बच्चे अपना दिमाग चलाएंगे और कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रॉन्ग करेंगे। या आप उनसे क्वेश्चन कराइए, कोई सिचुएशन देके, बहुत सारे कोई एक्टिविटी कर लीजिए, ये तो आपके ऊपर है, आप किस तरह अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं और चलाते हैं। पोज क्वेश्चंस and find answers through reflection, discussion, designing and performing appropriate activities
रोल प्लेज, डिबेट्स, यूज ऑफ आईसीटी। देखिए आप ये सब बातें सोच के आप पढ़ के आपको लग रहा होगा कि कैसे क्लास, हमारा सिलेबस कैसे होगा, कैसे हम करेंगे, और सिलेबस खत्म नहीं होगा तो फिर स्कूल में क्या बोलेंगे, हमारे कोऑर्डिनेटर पूछेंगे सिलेबस नहीं हुआ है, एग्जाम आ रहे हैं। ये सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम टीचर्स को बड़ा वर्सेटाइल होना पड़ता है हर तरफ। अब कोई और एक्टिविटी आ गई उसमें भी लगना है, बट इफ यू आर एक्चुअली यू हैव अ पैशन फॉर साइंस, तो ये सारे पॉइंट्स जब तक आपके अंदर पैशन नहीं है तब तक आप अपने बच्चों को भी वो पैशन नहीं दे सकते हो। सिर्फ एक रोट लर्निंग के बेसिस पे अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे साइंटिस्ट बने तो नहीं होगा। उसके लिए आपको खुद पैशनेट होना पड़ेगा। वो पैशन आएगा आपको बच्चों को जब भी आप कुछ नया कराएंगे। तो कुछ नया सीखने की और नया सिखाने की जब आपके अंदर एक फीलिंग आती है तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, और बच्चे हमारी इंस्पिरेशन है। जब वो करते हैं तो हमें और नया करने की इंस्पिरेशन मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं सिंपल रखिए, सोचिए मत, क्योंकि जब आप सोचने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं, वो एक्टिविटी आप कर नहीं पाते हैं। यू प्लान इट कि मुझे कल ये चैप्टर कराना है, कुछ नए तरीके से कराना है, मैं रोल प्ले करा लेता हूँ या करा लेती हूँ। आप जाइए और बच्चों को बोलिए, और बिलीव मी जब आप बच्चों को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मैं इस चैप्टर को नए तरीके से कराना चाहता हूँ, पुराना तरीका नहीं, तो बच्चे आपको इतने सारे आइडियाज देते हैं कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड दे नीड टू बी चैनलाइज्ड। यूज देम। उनको आप ग्रुप में डिवाइड कीजिए, किसी को आप प्ले का डायरेक्टर बनाइए, किसी को आप कुछ बनाइए। उनको जब आप रोल देते हो उनके अंदर कितना आत्मविश्वास आता है कुछ नया काम करने का, और वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो लेकिन जो भी आप काम करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग जरूर कीजिए, क्योंकि हम टीचर्स अधिकतर अपने काम में लग के किसी काम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस एंड देन यू शेयर। एनालाइज रिकॉर्डेड डाटा, इंटरप्रेट रिजल्ट्स, ये बच्चों से आपको कराना है। उनको डाटा बेस्ड क्वेश्चन दीजिए और इंटरप्रेट। अब आज की डेट में एमसीक्यू पैटर्न जो क्वेश्चंस के आ गए हैं, आपको पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डाटा दिया होता है, ग्राफिकल डाटा हो सकता है, बच्चों को इंटरप्रेट करना होता है। दे हैव टू ड्रॉ इन्फरेंस, दे हैव टू मेक जनरलाइजेशन एंड दे हैव टू शेयर फाइंडिंग्स विद पेयर एंड एडल्ट्स। ये आप एक और तरीके से पोलिंग, आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट से भी हो सकता है, गूगल से भी हो सकता है, जूम से भी। आपने कोई एक बच्चों को प्रोजेक्ट दिया, उसमें आपने उनको कहा कि कोई भी प्रॉब्लम लीजिए और पोलिंग कीजिए। बच्चों ने पोलिंग करके अपने रिजल्ट्स निकाले। उन रिजल्ट्स का कंपैरेटिव आप बच्चों में देख सकते हैं, बच्चे उसका एनालिसिस करके बता सकते हैं। तो जितनी भी आजकल ये ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, इनका यूज कीजिए और आप देखेंगे बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स निकल के आते हैं। Exhibit creativity, presenting novel ideas, new designs, patterns, improvisation. Yes, creativity, innovation, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। क्रिएटिविटी निकल के आती है जब आपको कुछ नया करने का मन हो। कब नया करने का मन होगा? आज की नीड को पहचानिए, आज हमारी क्या जरूरत है, आज समाज में हमको क्या चीजें, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा ही नहीं होता कंप्यूटर के बारे में, तो आज हमारे पास ये नहीं होता। तो जितने भी आपकी न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब इनोवेशन और क्रिएटिविटी से आई हैं, और बार बार इनको इम्प्रोवाइज करना है। ये नहीं कि हमारे पास आ गई हैं चीजें तो इसके बाद क्या, तो व्हाट नेक्स्ट। बच्चों को आपने इस थॉट पे हमेशा डालना है कि बेटा आज हमारे पास ये डिजाइन है, कल क्या होना चाहिए, यू नो दैट डिजाइन। तो डिजाइन थिंकिंग का कॉन्सेप्ट जो चला है, कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट चला है, वो हमें अप्लाई करना है डेली लाइफ में। Internalize, acquire and appreciate values such as cooperation, collaboration, honest reporting, judicious use of resources. ये बहुत ही important point है जो कि हमेशा ध्यान रखिए। कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, इसके बिना आज का ये वेबिनार भी नहीं हो सकता। पूजा मैम के साथ कॉपरेशन हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग हुई है, तो हम एक काम ये कर पाए हैं। ये अपने बच्चों को सिखाना है कि एक ग्रुप में चाहे कोई थोड़ा काम करे, कोई ज्यादा काम करे, बट ग्रुप में काम करें और ऑनेस्टली काम करें। ये अगर वैल्यू सिस्टम हमने बच्चों का बना दिया तो बिलीव मी, हर फ्रंट पे हम यूजफुल सिटीजन्स क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन यू एनहांस योर पेडागोजीज। अपनी जो टीचिंग के साथ साथ हर वक्त आप कोई नया कर पाए टीचिंग में, ये जरूरी नहीं है। तो
आपके पास टाइम कम है, पढ़ाने का काम बहुत ज्यादा है, बहुत सारे काम आए हैं, ऐसे में आप पेडागोजी एनहांसर्स यूज कर सकते हैं। यू कैन गिव योर स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट वर्क, बट प्रोजेक्ट वर्क जैसे कि हम लोग करते थे, कहीं से उतार लिया, अपने सीनियर से ले लिया, ऐसा नहीं। हमें बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क के लिए क्लियर रूब्रिक्स देने पड़ेंगे कि ये प्रोजेक्ट वर्क आपको इन इन पॉइंट्स पे करना है और उसमें क्या इनोवेशन रखनी है। तो यू शुड बी क्लियर व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वर्क यू वांट, दैट इज अ पॉइंट। देन क्रॉसवर्ड पजल्स, आपको पता है पजल मेकर्स अवेलेबल है, आप किसी भी चैप्टर के लिए क्रॉसवर्ड बना सकते हैं। वो उसको अब आपको कोई जरूरत नहीं है प्रिंट आउट निकालने की, उसके पजल बनाइए, शेयर कीजिए और अपनी क्लास ग्रुप में डाल दीजिए। सबका आज की डेट में व्हाट्सएप ग्रुप है, दिस इज अ वेरी इजी वे, बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा। टर्म्स जो नई आपने दी हैं, क्योंकि साइंसेस में जो टर्म्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो साइंस डिक्शनरी अगर उनके दिमाग में बन गई तो आई थिंक दे कैन प्ले विद साइंस वेरी इजीली। क्विज ऑनलाइन क्विजेस कैन बी यूज्ड, साइंस एग्जीबिशन, या दिस इज अ वेरी गुड एंड इनोवेटिव वे फॉर नर्चरिंग आवर यंग साइंटिस्ट। हम जिसे स्टेम कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, आपका इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, all these 4 fields can be joined through science exhibition। ये किसी भी स्कूल में मुझे लगता है साइंस फैकल्टी को साइंस एग्जीबिशन जरूर करना चाहिए। आपके बच्चों के अंदर जो एक साइंस फेयर का एक अलग ही जज्बा होता है, अगर आपने ये किया हो और देखा हो। फील्ड ट्रिप किसी भी, चाहे वो फील्ड ट्रिप आपका किसी भी म्यूजियम का है, किसी साइंस म्यूजियम का है, या किसी भी जगह का बनाएं, किसी फील्ड का बनाएं, किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बनाएं, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी का बनाएं, चिल्ड्रन दे ऑलवेज एंजॉय। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बच्चों को फ्री में बुलाती हैं, उनको वहाँ एक्टिविटीज कराती हैं। आपका जीनोम इंस्टीट्यूट है यहाँ पे वसंत कुंज में, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है, दे कॉल चिल्ड्रन एंड दे डेमोस्ट्रेट। जो चीजें आप लैब में नहीं दिखा सकते हैं वो चीजें वहां दिखाई जा सकती है, बट फॉर दैट यू हैव टू कोलैबोरेट विद देम। तो यू कैन टेक इनिशिएटिव, यू कैन सेंड मेल, हम अपने बच्चों को लेके आना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं। तो जो 11th-12th के बच्चे हैं, क्योंकि कई चीजें हमें रेस्ट्रिक्शन होती है स्कूल में करना, अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, आप कोशिश कीजिए ऐसी लैब्स में लेके जाएं जहां बच्चे सब चीजें देखें। बट इसके लिए खुद आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और आपको क्लियर होना पड़ेगा कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ाना है, मेरे पास चीजें अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो मैं क्यों ना इस चीज को यूज करूं। तो इस तरह से फील्ड ट्रिप, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी साइंस टीचिंग। साइंस जर्नल्स, वी शुड प्रमोट साइंस जर्नल्स। अभी साइंस जर्नल्स का कॉन्सेप्ट हायर एजुकेशन में ही है, कॉलेजेस में ही है, स्कूल टीचिंग में या स्कूल लेवल पे साइंस जर्नल्स इन नहीं है। आई डोंट थिंक किसी भी स्कूल में साइंस जर्नल निकलता है, बट आई कैन क्लेम यू कि हम अपने स्कूल में पिछले 2 साल से साइंस जर्नल बना रहे हैं, और इतना ब्यूटीफुली छोटे बच्चे बड़े बच्चे मिलके वो टीम बना के जो काम करते हैं, देखने में के ही मन खुश हो जाता है। पूरा एक साइंस का एमालगम बन के आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सब कुछ नहीं रह जाता, सारे फील्ड्स मिलते हैं और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट के पीछे साइंटिफिक रीजन आता है। दैट इज एक्चुअली ट्रू साइंस एजुकेशन। रोल प्लेस आप स्कूल में साइंस डे जब भी सेलिब्रेट करें, कोई भी आप अपनी हाउस एक्टिविटीज करते हैं तो रोल प्ले कीजिए, साइंटिस्ट के रोल प्ले कराइए, सो दैट बच्चों को ये पता लगे कि किस तरह साइंटिस्ट ने एफर्ट्स करके किसी कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया है। इट्स नॉट अ सिंपल वे, उसको पूरा वो उनका स्टोरी, पूरा एनैक्टमेंट आप करा सकते हैं। हमने जितनी बार करा है बड़ा सक्सेसफुल ये हमारा रहा है और बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, सभी के बच्चे भी खुद बहुत एंजॉय करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, तो क्रिएटिव राइटिंग में आज की डेट में आप देखिए साइंस मैगजीन्स अपने आप में, मैं जैसे बोल रही थी, आपके जितने भी जर्नल्स है, साइंटिफिक अमेरिकन एंड ऑल दैट, आप इतना अच्छा उसमें मैटर लिखा होता है, आप पढ़ेंगे तो लगता है, बट उसके लिए हमें बच्चों को आज से ही ट्रेन करना पड़ेगा। इफ दे स्टार्ट राइटिंग इन देयर स्कूल मैगजीन्स, स्लोली दे कैन opt for the careers in writing also, but creative writing के लिए of course flair should be there कि वो उनका very good command in English. Here you can take collaboration
अपना इंग्लिश टीचर से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, बट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आपको बच्चों के डेवलप करने पड़ेंगे। टीचर कैन हेल्प यू एंड योर स्टूडेंट्स दैट व्हाट पॉइंट जो मेन बिंदु है वो क्या होने चाहिए जब वो लिख रहे हैं। तो पोर्टफोलियोज, आज की डेट में स्टूडेंट पोर्टफोलियोज है, उस पोर्टफोलियो का जो पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंटेशन है आप जानते हैं, और थ्रू आउट द ईयर का डॉक्यूमेंट है। तो बच्चे अपना साइंटिफिक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्यों ना हम 9th-10th के बच्चों के लिए कंपलसरी करें साइंस टीचर्स की, आप अपना साइंस पोर्टफोलियो बनाइए इफ यू रियली वांट टू, बिकॉज सब बच्चे साइंस लेना चाहते हैं 11th में, बट क्या उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट एक्चुअली है? उनके पोर्टफोलियो के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। सिर्फ नंबर के बेसिस पे ही हम क्यों डिसाइड करें? जो बच्चा पूरे 2 साल पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाया, पूरा टाइम वो जो साइंटिफिक एक्टिविटीज में एंगेज था, साइंस टीचर्स को हेल्प कर रहा है, उसका पूरा साइंटिफिक आप कह सकते हो स्किल्स हैं। सिर्फ नंबर लाने से ही साइंस बच्चों को मिले, ये मेरा मानना है कि वो ठीक तरीका नहीं है। तो पोर्टफोलियोज कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द पॉइंट विच यू कैन कीप इन योर, इवन 11th-12th के बच्चों जो कि साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनको आप उनका पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं कि क्या आपने 2 साल में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो इनोवेटिव है, जहां साइंस एक्चुअली दिखाई दे रही है, कुछ नया है। बिकॉज पुरानी से आज से 20 साल पहले भी जो प्रोजेक्ट बनते थे, फर्मेंटेशन और शुगर बगास और मोलासिस से इथेनॉल बनाना, आज भी वही चले आ रहे हैं। आज हम उस टाइम पे आ गए हैं जब पानी से गाड़ियां चलाने वाले हैं, हाइड्रोजन से हमारी गाड़ियां चलेंगी। हम उस टाइम पे भी पुराना वो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। दैट इज हिंड्रेंस इन ग्रोथ साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो हमें डिस्करेज करना है बच्चों को। क्यों हमें बच्चों को पुराने प्रोजेक्ट देने हैं कि आप इन्हीं पे काम करिए? नो, वी शुड ऑलवेज टेल देम डू समथिंग न्यू, यूज योर स्किल्स, यूज योर ब्रेन एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम। आज की प्रॉब्लम्स के बेसिस पे नए प्रोजेक्ट करिए, और आप जो भी नया थॉट आए उसके ऊपर बच्चों को गाइड कीजिए। थोड़ा टाइम लगता है, आई एग्री, बट आप सारे के सारे बच्चे नहीं होंगे, बट एक 40 की क्लास में भी 15 या 10 बच्चों को आप ग्रूम कर पाए, तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग विक्ट्री फॉर यू। सिमिलरली एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को भी आप, साइंटिफिक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी आप मेंटेन करने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ ये पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड के लिए सब कहते हैं कि लेक्चर मेथड ठीक नहीं है, गो फॉर समथिंग इनोवेटिव, गो फॉर सम इंटरैक्टिव टीचिंग और ये। बट आज की डेट में भी साइंस सीनियर क्लासेस में लेक्चर मेथड कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। व्हाट काइंड ऑफ लेक्चर यू हैव टू मेक, दैट यू हैव टू थिंक। जो मेरी कंप्यूटर टीचर से बात हो रही थी, तो उसने कहा मैम जो मैंने पढ़ाया वही पेपर में था, तो मैंने प्रैक्टिकल कराया वो अलग बात थी, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बट इट मीन्स लेक्चर इज सो इम्पोर्टेंट। तो इफ अ टीचर आफ्टर so many experiences delivering a lecture, that means उसके उस लेक्चर में वो सारे की पॉइंट्स हैं। तो आपके लेक्चर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ऑफलाइन क्लास में अगर आप कोई लेक्चर बच्चे को देते हो, तो वो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो लेक्चर आप इतना इंटरैक्टिव बनाइए और इतना उसको प्रॉपर बनाइए कि बच्चा उसके ऊपर सोचने को मजबूर हो, और वो ऑफलाइन क्लास के लिए एनकरेज हो। क्योंकि आज भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस में ही रहें, ऑफलाइन मोड पे ना आए, विच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर स्कूल। देन डिस्कशंस, एनकरेज डिस्कशंस इन योर क्लास। हमें लगता है शोर हो रहा है, आई नो कि आपके कोई राउंड पे होंगे, कहेंगे शोर क्यों उस क्लास में? जिस क्लास में शोर हो रहा हो, या तो वहां बहुत अच्छे से इंटरेक्शन चल रही है, या फिर कुछ नहीं हो रहा है, या आप मान सकते हैं। तो लेकिन अगर प्रोग्राम डिस्कशंस हैं तो दैट शुड बी एनकरेज्ड। अगर छोटे छोटे क्लास, छोटे मतलब पीयर ग्रुप्स हैं, उनमें डिस्कशंस रख सकते हैं। नॉइज इंडिकेटर्स आप बनाइए, और बच्चे हर बात को समझते हैं अगर उनको प्रॉपरली ग्रूम किया जाए। यू हैव टू ट्रस्ट देम, ट्रस्ट करने के लिए उनको सही तरीका आपको ही डेवलप करना पड़ेगा। एक रेपो डेवलप हो जाती है, तब बच्चों को कोई आप बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, वो समझते हैं। क्लासरूम सेमिनार, अब आप कहेंगे आज तो फिर ओमिक्रॉन का प्रॉब्लम आ गया, कहाँ से डिस्कशन होंगे, कहाँ से सेमिनार होंगे? क्योंकि ये सारे ट्रेडिशनल मेथड तो हैं, लेकिन सारे चाइल्ड सेंट्रिक हैं। आज ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, क्लासरूम सेमिनार कर सकते हैं, व्हाई नॉट? आप जूम पे कभी मीटिंग करिए, जूम पे डिस्कशन करिए, बट दीज डिस्कशन शुड बी अपार्ट फ्रॉम योर टीचिंग। आप कभी
इनफॉर्मल वे में बच्चों के साथ डिस्कस करके देखिए, क्लासरूम सेमिनार करके देखिए, या फिर फॉर्मल भी करिए, ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं, बट ग्रुप ज्यादा बड़े ना रखें। इसमें हम फिश बाउल मेथड भी यूज करते हैं, जहां हम ये किसी भी टॉपिक पे आपने क्लास में ही सेमिनार कराया है, चाहे ऑनलाइन डिस्कशन में ही आप ले सकते हो, एक कोर ग्रुप है। कोर ग्रुप में आपके वो बच्चे हैं जो ट्रेंड हैं, जिनको कुछ नॉलेज है पहले से, उन्हें रखा जाता है, और बाहर ऑब्जर्वर्स को रखा जाता है। तो जो सेंटर में होते हैं इस बोल के, वो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, जब वो खत्म करते हैं तो जो बाहर वाले लोग हैं वो उनको सुन के समझते हैं, फिर उसके बाद वो अंदर कोर ग्रुप में आते हैं। तो इस फिश बाउल में काफी सारी वेरिएशन है। मैंने कोशिश की है ये मेथड इसलिए लेने की क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, जो आप साइंस क्लासेस में अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लास में डिस्कस कर रहे हैं पोल्यूशन के ऊपर, कुछ बच्चे बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, ओरेटर्स होते हैं, और उनको बहुत अच्छे से, आपको पता है, आपने गिना कि वो 5 लोग हैं, उन्हें सेंटर में रखा, चलो जी डिबेट शुरू करो पोल्यूशन के, व्हाट इज पोल्यूशन, क्या टाइप्स हैं, क्या रीजंस हैं, शुरू कर दिया आपने। अंदर का सर्कल कंप्लीट हुआ, अब बाहर वाले लोग हैं वो उनकी बात सुन रहे थे, अब आपने ऑब्जर्वर्स को अंदर भेज दिया और इनको बाहर कर दिया। और बाहर वालों को, अब आप इसमें वेरिएशन कर सकते हो, बाहर वालों को चिट देके टॉपिक दे सकते हो कि अब तुम्हें इस पे बोलना है, तब तुम सोचो। अंदर वालों के ऊपर आपने फिर से वही क्वेश्चन थ्रो कर दिया कि व्हाट इज पोल्यूशन, तो दिस वे आप किसी एक बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग, क्योंकि पोल्यूशन को हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, उसको किस तरह इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा जाए, क्योंकि बच्चे जानते हैं लेकिन प्रॉपर पॉइंट्स नहीं बोल पाते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन टैकल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी फिजिक्स क्लास, केमिस्ट्री क्लास, बायोलॉजी क्लास। कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है डेमोन्स्ट्रेशन के बिना, डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, इट कैन बी अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, और इट कुड बी GIF के बेस्ड पे आप अपने पावर पॉइंट में डाल सकते हैं। तो कितने ब्यूटीफुली आप देख सकते हो, पोटेशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कर रहे हैं, यहाँ एक मशीन मूव कर रही है। व्हेन अब बच्चों को जब आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हो तो एक्चुअली उनको स्टिमुलस मिलता है, थोड़े से अलर्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स तो हैं ही क्लास में। लर्निंग स्टाइल्स का ध्यान हमें रखना है, कैसे कैसे बच्चे हैं जो कि किस किस वे में पढ़ते हैं। तो देखने से ज्यादा करने से बच्चे सीखते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो ये हमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड उस जगह पे आप यूज करिए जहां आप एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते हैं। पर्टिकुलरली 11th-12th में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड काम करते हैं। कुछ टॉपिक है जैसे बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ाते हैं बायोलॉजी में, हमारे पास लैब्स नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों के लिए तो डेमोन्स्ट्रेशन भी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग दोनों ही काम करते हैं। पर डेमोन्स्ट्रेशन इज ऑलवेज अ गुड वे इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लेक्चर। लेक्चर को हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कीजिए, यू विल फाइंड स्टूडेंट्स विल बी मोर एंगेज, स्टूडेंट्स एंगेज होंगे, जितना एंगेज होंगे आप अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर सकते हैं। पैनल डिस्कशन यू कैन कीप, पैनल डिस्कशन आप ऐसे टॉपिक्स पे लीजिए जहां पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स और व्यूज हों, और किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पैनल डिस्कशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत कोर साइंस बेस्ड टॉपिक होगा, वहां आप अवॉइड करिए। यू आर बेस्ट जज टू डिसाइड कौन से टॉपिक पैनल डिस्कशन के लिए जाएंगे। वर्कशॉप, अपने बच्चों को छोटे छोटे वर्कशॉप वेबिनार्स करने के लिए आप बोल सकते हैं, कोई टॉपिक दे दीजिए अपने चैप्टर्स को ही आप। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने जैसे प्रॉब्लम एनालिसिस, आइडिया, सॉल्यूशन, आपने एक ग्रुप को प्रॉब्लम दे दी, वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, दूसरा ग्रुप वर्कशॉप लेगा एनालिसिस में, तो जो भी आपने प्रॉब्लम दी है उसे वो एनालाइज करेगा विद एग्जांपल्स। देन तीसरा ग्रुप आइडियाज देगा कि जो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ये हमारा आइडिया है, बट प्रैक्टिकली प्रूव हो कि जब वो सॉल्यूशन आएंगे तो नेक्स्ट ग्रुप करेगा। दिस वे यू कैन जनरेट अ चेन, ब्लॉक चेन। तो वर्कशॉप करने के भी कई तरीके हैं, ये आपको देखना है किस टॉपिक के लिए क्या सटीक है। अब ये जो स्किल्स हैं आपके, इन सब, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने जब भी कोई टॉपिक आप लेते हैं उनमें देखिए आपके बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आपके जितने भी लेक्चर्स आप लेते हैं, जो भी आप एक्टिविटी लेते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको फोकस करना है,
क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चों में नहीं आ रहा है तो वो साइंस लर्नर नहीं है। तो बच्चे आइडेंटिफाई करें उसको, उस प्रॉब्लम को या उस थीम, उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करें, एक्सप्लोर करें, उस पे एक्शन दें और फिर उसको उस पे अपने कमेंट करें, उसे फर्दर लास्ट में उसको कंक्लूड करें। कॉन्सेप्ट मैपिंग, concept mapping, you can use it for introduction, you can use it for assessment, you can use for revision. There are so many ways by which you can do concept map, mind map, जो भी आप कहें। concept map को से जितने बड़े टॉपिक्स हैं, जितने भी बड़े टॉपिक्स हैं और बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं, उन्हें आप हमेशा कॉन्सेप्ट मैप से बच्चों को दीजिए। कॉन्सेप्ट मैप देने के बाद आप बच्चों को ही क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं कि अगर ये चीज हट जाए, फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड में हमने कलर वॉल्यूम डेंसिटी ली है, तो आप कलर वॉल्यूम डेंसिटी हटा दो, यहाँ कलर में आप रेड दे दो, वॉल्यूम आप दे दीजिए। फिर आप बच्चों को पूछिए कि ये बी वाला, सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स ए है, कलर वॉल्यूम डेंसिटी ये बी कॉलम है और ये सी है, तो बी वाले कुछ भी नहीं दोगे तो सी के बेसिस पे बी को बताओ, ये असेसमेंट हो गई। तो पहले क्लास में जब पढ़ाया था तो कलर वॉल्यूम डेंसिटी बताई, एग्जाम में जब दिया तो ये टर्म्स हटा दी। तो बच्चों को पीछे से तो क्रिटिकली बच्चे थिंक करेंगे, अरे कलर रेड दिया है या वेरी कर रहा है तो ये कलर होना चाहिए, लीटर में दिया है तो ये वॉल्यूम होना चाहिए, हायर देन वाटर है तो इट मींस ब्लड का डेंसिटी होगा। तो ये इस तरह से बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं आपसे कुछ जो आज के न्यू एज टेक्नोलॉजी हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ एप्स जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर हैं छोटी क्लासेस के लिए, बड़ी क्लासेस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार वॉक। ये फ्री ऐप है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ा, फिजिक्स पर्टिकुलरली बच्चों को मुश्किल लगती है, हालांकि उनको इनिशियली बहुत इंटरेस्ट होता है मशीन्स में, स्काई में, तो स्लोली धीरे धीरे करके वो अपना वो इंटरेस्ट खोने लगते हैं। तो स्टार वॉक एक ऐप है जो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल एंड्रॉइड फोन या आईफोन इसमें लेके आप इसको जब एक्सप्लोर करेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे कि आप घर में किसी भी दिन जब स्टार्स अवेलेबल हो, स्टार्स दिख रहे हो, दिल्ली के तो स्काई में हमें पता है स्टार्स अवेलेबल नहीं दिखते हैं, बट जिस दिन भी क्लियर नाइट हो कोशिश करें या दिल्ली से बाहर कभी हिल स्टेशन पर जाएं, देखें। तो स्टार गेजिंग, स्टार वॉक अगर ये बच्चे करते हैं तो जिनको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है आप उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, एंड दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद अदर स्टूडेंट्स। ऑलवेज एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट यू एनकरेज देम टू एक्सप्लोर न्यू। जब वो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं उन्हें कहिए क्लास में आके शेयर कीजिए। Super Science Lab Primary Special Software. This is another app which is available on your phone again. It is free of cost. Here you can find different, experiments. Software is there. You can explore it. तो अगर ऑनलाइन आप एक्सपेरिमेंट नहीं करा पा रहे हो, वैसे तो अमृता ओला लैब है जिससे हम प्रैक्टिकल करा सकते हैं, इसमें सिमुलेटर दिया है। ये आपके सेंसर पे काम करती है, तो यू कैन encourage your students, primary students, they can use it. For even for secondary students, these apps are available nowadays. So many apps are available according to your usage. You can find out the key area. बच्चों को आप ये बताइए, बच्चों अपने ऐप, आप गेम्स तो खेलते ही हैं, लेकिन गेम्स के साथ साथ बहुत सारी और गेम्स हैं जो कि एजुकेशन बेस्ड है, साइंस बेस्ड है। गो फॉर इट। बच्चे जब अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, उसमें लर्निंग भी है, गेम भी है, तो अब बच्चे करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। और पेरेंट्स को भी बताइए कि ये ऐप, जैसे स्नैप ऐप है, स्नैप ऐप से आप कोई भी प्लांट है उसका नाम जानना चाहते हैं, आप फोटो खींचिए, आपको वो ऐप में नजर आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसका आई थिंक $3 है, समथिंग है, बट इसके चीप वर्जन भी अवेलेबल है। उसमें आप पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल एक बहुत 9th-10th के बच्चों के लिए, क्लास 10th में शुरू हो जाता है पीरियोडिक टेबल, 11th-12th में चलता है। इसकी थरो नॉलेज चाहिए, केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो। बच्चों के लिए मुश्किल होता है इतना चीजें याद करना,
केमिस्ट्री में बहुत कुछ याद करना पड़ता है। इफ दिस ऐप इज अवेलेबल ऑन फोन, बच्चों को आप एनकरेज कर सकते हैं कि बच्चों आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है और आपको मुझे इतने एलिमेंट्स के नाम और उनके डिटेल्स बताने हैं। इवन अ 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन ऑपरेट इट। ऐप खोलते ही आपको पूरी पीरियोडिक टेबल मिलती है, किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं वो एलिमेंट पॉप आउट होता है और सारे डिटेल्स आपको नजर आते हैं। ब्यूटीफुली आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है, हालांकि किताब का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उस पर भी मैं आऊंगी, क्योंकि 10th 12th के लिए और सीनियर क्लासेस में बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट क्योंकि बच्चे आजकल इतने गैजेट फ्रेंडली हो गए हैं, तो उनके उनके शौक को क्यों ना हम एजुकेशनल उसमें बदलें, शौक में बदलें, और अपने ही उसमें हम उनको क्यों ना एनकरेज करें कि बेटा पढ़ाई के साथ आप अपनी गेम भी हो गई और आपको लर्निंग भी हो गई। तो दिस इज अनदर थिंग। सिमिलरली नासा ग्लोब ऑब्जर्वर, अनदर ऐप जिससे आप क्लाउड के टाइप्स पढ़ सकते हैं। ये ज्योग्राफी है 12th की, उसमें है, इवन 9th की बुक में है, 8th की बुक में है। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, तो कहीं किसी भी एरिया में क्लाउड आप देख रहे हैं, उसका फोटो लीजिए, टाइप ऑफ क्लाउड आपको पता चलेगा। So beautiful. Even you can find out mosquitoes, cloud cover, land cover, type of habitat. So this is fun for children. Similarly, Wolfram Alpha, I found it interesting because physics और chemistry formulas बच्चों को लिखना, याद करना, हालांकि नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बट ये एक ऐसी ऐप है जिसमें सारी चीजें बच्चों को बहुत कॉम्पैक्ट वे में मिल जाती हैं। इवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बच्चे इजीली निकाल सकते हैं। आप जितने हायर लेवल कॉन्सेप्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहते हैं, इस ऐप के थ्रू बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। साइंस जर्नल, ये गूगल साइंस जर्नल ऐप है जहां आप अपने डाटा टूल्स को यूज कर सकते हैं डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, और अपना इससे जर्नल डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम बात ही करते हैं साइंस जर्नल और मैगजीन होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए लेगो साइंस लैब, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि छोटे बच्चों को आप लैब में नहीं ले जा सकते हैं, तो क्यों ना हम लैब को ही उनके पास ले जाएं। तो टीचर्स जो भी पर्टिकुलरली प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जो क्लास 1-2 के बच्चे हैं, उनको हम इसके लिए एक्सपोज कर सकते हैं। अगर आप लेगो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें तो यू विल फाइंड दैट देयर आर सो मेनी इंजीनियरिंग टूल्स अवेलेबल इन लेगो प्रोजेक्ट्स। तो इवन लेगो प्रोजेक्ट्स जो इंजीनियरिंग लेवल पे इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं यूएस में, और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस एक्चुअली चैनलाइज चिल्ड्रन टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स एंड दे कैन मेक और जब ये डिजाइनिंग कर रहे हैं, और सबसे सस्टेनेबल तरीका मुझे लगा, ना कोई इसमें एक बार पैसा तो खर्च होगा बिल्कुल, तो व्हाई कांट स्कूल या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, पर मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम इसका कोई इंडियन वर्जन निकालें, क्यों ना हम इन लेगोस को, ये तो प्लास्टिक बेस्ड हैं, क्यों ना हम किसी और तरीके से इनको इस्तेमाल करें। हर चीज का ऑप्शन निकल सकता है, बट ये कुछ ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने स्कूल ने इन्वेस्ट किया है तो आई थिंक दिस कैन बी यूज्ड फॉर सो मेनी जनरेशंस, इजीली यूज हो सकता है। ये तो हुआ लेगो साइंस लैब। अब मैं आपके सामने ये शेयरिंग रोक रही हूँ और कुछ और बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आई होप पूजा मैम I can continue. हाँ जी मैम, श्योर, फॉर श्योर, नॉलेज इज ऑलवेज वेलकम मैम। या ओके, हो सकता है कुछ प्राइमरी टीचर्स, बिकॉज आई डोंट नो, हमने ये जो वेबिनार किया था इसमें हमने सबके, सॉरी मैम, अभी शेयरिंग स्टॉप हुई है क्या? नहीं, हाँ जी मैम, शेयरिंग स्टॉप है। ओके जस्ट अ सेकेंड। सो हमने तब ये सोचा था कि आई एम नॉट एबल, हाँ जी, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि जनरल साइंस के लिए रखेंगे, तो प्राइमरी जो टीचर्स अगर हमारे पास हैं उनके लिए सिर्फ मैं कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि साइंस जो है टेम्परामेंट आप प्राइमरी क्लासेस से ही बनाते हैं, बट बच्चे प्राइमरी में बहुत ज्यादा बहुत एक्साइटेड होते हैं डेली बेसिस पे, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड कि हमें कुछ नया जानने को मिले, इंटरेस्टेड भी रहते हैं पूछने के लिए। तो अगर हमने उनको राइट डायरेक्शन तभी दी तो बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट अच्छा बनता है। अब प्राइमरी जब आप साइंसेस पढ़ाते हैं तो एक तो डेली लाइफ साइंस के बारे में आप उन्हें बताइए, डेली लाइफ की साइंस, जैसे रोज वो बच्चे कुछ ऑब्जर्व करें,
घर में ऑब्जर्व करते हैं, बाहर करते हैं, उनसे आप कभी इनफॉर्मल वे में कोई भी आप बात पूछते हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी फूड, जंक फूड, कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड, फर्टिलाइजर बेस्ड फूड, ये एक जनरल डेली लाइफ की बात है कि बच्चे आपको पता है ऑर्गेनिक फूड क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम हेल्दी हेल्दी मतलब उनकी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों के लिए। और आप पूछिए, और बच्चे आजकल बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं शेयर करने में भी। तो साइंस इन डेली लाइफ, इसका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। साइंस एट प्राइमरी लेवल हैज 3 डोमेन्स: पर्सनल, social and naturalistic perspective. What is social perspective here? बच्चे जो उनका साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है, मतलब उसमें आप उनको एंगेज कीजिए जिससे कि वो फॉर एग्जांपल आसपास की चीजें देखें, जैसे टाइप ऑफ हाउसेस, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में वो हाउस क्यों है, ये साइंस इन सोसाइटी आएगा। तो आपने देखा होगा जो चैप्टर्स हैं प्राइमरी में वो इसी तरह से बनाए गए हैं, जहाँ पर्सनल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव और नेचुरलिस्टिक है। नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव में वो क्या देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या क्या है, सराउंडिंग में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग मैटर है, उसके बारे में वो कॉन्सेप्ट देते हैं। अब ये तो हुआ प्राइमरी में। कुछ एग्जाम्पल्स हम और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप एग्जाम्पल देके बात कर सकते हैं। अगर आपने बच्चों को डाइवर्सिटी पढ़ाना है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर मटेरियल्स, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही हम ले रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डेमोन्स्ट्रेशन। डाइवर्सिटी में आप बच्चों को कई चीजें, उसमें आप मूवी भी दिखा सकते हैं, आप बच्चों को एक रोल प्ले करा सकते हैं, ये डाइवर्सिटी पढ़ाने का एक दूसरा तरीका है। तो आई थिंक इस इतने बड़े बड़े ये टॉपिक है डाइवर्सिटी वाले, बच्चे इजीली कवर कर सकते हैं। इसमें टीचर की थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है क्योंकि छोटे बच्चों को ट्रेन करना में टाइम लगता है। देन साइकिल्स, लाइफ साइकिल्स, देन मैटर साइकिल, मैटर साइकिल में वाटर साइकिल और आपका कार्बन साइकिल सब आ जाती हैं। इनको पढ़ाने का क्या तरीका है? साइकिल्स, ये आपको इंटरैक्टिव टीचिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा, अगर आप डिजिटल वीडियोस या बच्चों को, क्योंकि वाटर साइकिल में तो आप इनको एक्सपेरिमेंट सिंपल करा के दिखा सकते हैं, केटल से पानी निकल रहा है, उबल रहा है, वेपर बन रहे हैं, फिर कंडेंसेशन होगी, वो प्लेट रख के पतीली में, तो एक्सपेरिमेंट्स आप सब जानते हैं। मेरा सिर्फ पर्पस यहाँ है कि जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी अपने दिमाग में जरूर रखिए कि आप बच्चों को आपको दिखानी है। जब आप दिखाते हो तो उनके अंदर क्यूरोसिटी बढ़ती है। अच्छा ऐसे भी होता है, क्योंकि जब हम सिर्फ बताते हैं, बात करते हैं, अब जैसे मैं सिर्फ अभी बात कर रही हूँ तो कई लोग समझ पा रहे होंगे और कई लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसे हमारी क्लासरूम सिचुएशन में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 9th के बच्चों को, अगर मैंने ये मैम विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी मैम। ये मैंने एक अपना पोटैटो लैब, मैंने कहा बच्चों आज हम पोटैटो लैब में काम करेंगे। पोटैटो लैब हम 9th में यूज करते हैं, इवन 11th में भी ये कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, ऑस्मोस्कोप हम इन्हें बोलते हैं। अब मैंने उनको, जो लोग पढ़ाते हैं उनको 9th 10th में उन्हें पता होगा, तो हमने पोटैटो को स्क्रैच करके उसमें एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है, ऑस्मोस्कोप इसे हम बोलते हैं। मतलब कि हम इसके थ्रू टेस्ट करेंगे कि पानी अगर बाहर रखा है वो अंदर जाएगा इसके अंदर या नहीं। अब इसके लिए मुझे इसके अंदर एक लिक्विड डालना पड़ेगा। अब उस लिक्विड को आपने कैसा बनाना है, हाइपोटोनिक बनाएंगे, हाइपरटोनिक। तो मैंने ये सिंपल एक्टिविटीज जो टीचर्स करते हैं उन्हें पता होगा, वो लैब में करते थे, आप घर में भी कर सकते हैं। तो यू कैन मेक योर home as a lab. You have to carry a portable lab all the time while teaching your students, because that engage your students कि मैम ने कुछ कराया है, मुझे देखना है क्या हो रहा है, पता तो चलेगा। तो आपने ग्लास लिया, इसमें पानी डाला, जब जब ये एक्टिविटीज करेंगे बच्चों को रिलेट होता है ये पानी में। हमने इससे आप सॉल्युबिलिटी भी बता सकते हैं जो छोटे बच्चों को। तो आपने इसमें 2 ml पानी डाला है। 2 ml पानी में अगर मैंने 1 स्पून से भी कम शुगर डाली है तो एक हाइपोटोनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। अब मैं अगर इसमें 2 3 4, अब मैंने 4 स्पून डाल दिया तो ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। अब इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हमने टर्म दे दिया हाइपरटोनिक।
बच्चों को कैसे समझ आया? हाइपर मीन्स हाई, क्यों? ज्यादा शुगर लिया है। हाइपो मीन्स कम, डाइल्यूट है। आप जब चीजें डाल रहे हैं उनके सामने, उससे काफी ज्यादा वो रिलेट कर पाएंगे। फिर हम ऑस्मोस्कोप को यूज करेंगे, इसके अंदर हम ये कंसंट्रेटेड पानी डालते हैं और बाहर हम डाइल्यूट पानी लेते हैं। तो जब आप उन्हें करके दिखाते हैं चीजें, तो बच्चे इसको समझ के अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को। और आपको पता है आजकल एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत काम है। अब ये अनियन लैब है। अनियन लैब कैसे यूज करेंगे? पहले तो अनियन में देखिए एक स्प्राउट निकल रहा है। अब आप बच्चे से पहले अगर आप बच्चों को टाइप ऑफ वो पढ़ा रहे हैं मॉडिफिकेशंस, तो पूछ सकते हैं ये फ्रूट है, वेजिटेबल है या क्या है? बच्चे ने कहा वेजिटेबल है। अब इससे ये जो स्प्राउट निकल रहा है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है? जो बच्चे जानते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है उससे कोई अगर स्प्राउट निकलता है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ये टीचर जब दिखाएगी तो उन्हें समझ आएगा। अगर हम इसे काटें और इसे सॉइल में रखें तो क्या होगा? ये सारे पोज आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों के दिमाग काम करेंगे कि अच्छा इसको काट के जमीन पे लगाएंगे तो फिर से अनियन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पील कीजिए। इसको पील करने के बाद आप टिश्यू चैप्टर पढ़ा सकते हैं। ये क्या निकाला है? बच्चे कहेंगे पील निकाली है। पील, ये एक्सटर्नल पील है, ये ड्राई क्यों है? हर बात पे क्वेश्चन है। अब इसको जब आप काटेंगे तो अंदर से इसके फ्लेक्स निकलेंगे, फ्लेक्स में से भी पील निकालेंगे, तो यू कैन टेल देम विच टाइप ऑफ टिश्यू इट इज। दिस इज योर अनियन लैब। तो ये जो आप कैरी कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपने लीफ लिया है, ये लीफ कलर्ड है, ये ग्रीन है, रीजन बच्चों से ही पूछिए। अब बात ये है कि पढ़ाते हम सभी हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि वो चीज अगर हमने दिखा दी, फिर क्वेश्चन किया और बच्चों से कोशिश की आंसर निकालने की, वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। उनके दिमाग एकदम चलना शुरू हो जाते हैं कि भाई कुछ नई चीज आई है, कुछ आया है, अब हमें सोचना है और हमें समझना है। दैट इज अ पॉइंट वी वांट टू ट्रिगर। बाकी फिर एक बार आपका जब शुरू हो जाता है इंट्रोडक्शन, तो बच्चे फिर एंगेज हो जाते हैं, बिकॉज दैट कैपेबिलिटी एवरी टीचर हैज कि वो अपने टॉपिक में बच्चों को एंगेज कर ले। सो पूरे इस प्रोसेस में जितना भी मैंने समराइज करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे, और एक और मैं आपसे यहाँ डिफ्यूजन पढ़ाते हैं। परफ्यूम की बॉटल है, क्लासरूम में आपने ले गए या एक अगरबत्ती ले गए कि मैंने यहाँ पे परफ्यूम ओपन किया, इतनी खुशबू आ रही है, क्यों? डिफ्यूजन। बच्चे बोलेंगे डिफ्यूजन, आप कहेंगे डिफ्यूजन क्या होता है? यहाँ पे ज्यादा है, अब धीरे धीरे कम हो गई, सारे रूम में आ रही है, क्या रीजन है? अगेन बच्चे कॉन्सेप्ट डेवलप, आप कॉन्सेप्ट दीजिए अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनसे एप्लीकेशन निकलवाइए। और कोई एग्जाम्पल दो, बच्चे एग्जाम्पल देते हैं। सिमिलरली हियर दिस बनाना आई हैव टेकन, इट इज रॉटन। एक ग्रीन बनाना जो ठीक है और ये रॉटन है, क्यों? किस वजह से ये ऐसा हो गया? डिकम्पोज हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रही है, क्या हो रहा है? आप पूछिए, बच्चों से पोज करेंगे, वो कुछ जवाब देगा, आप बताओगे। अब इसके पीछे इसके अलग अलग रीजंस हैं। अब सारे रीजंस को आप एक्सप्लोर कराइए। आई एम नॉट हियर, नो टीचिंग नहीं है, सिर्फ मैं आपको पोज करके बता रही हूँ कि क्या क्या है। दिस इज टोमेटो, आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरीथिंग इज विद अस। ओके, केमिस्ट्री पढ़ाना है, अपनी किचन से सामान रखिए, एसिड बेस पढ़ा सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो आप अपने, अभी आपने खाना खाया, आपका स्टमक सबसे बड़ा एक रिएक्टर है, एक पूरा टेस्ट ट्यूब, बड़ा वाला बीकर कह सकते हैं, जिसके अंदर खूब रिएक्शन चल रहे हैं। जब आप बच्चे को बताएंगे तो सोचेगा अच्छा कैसे, फिर आप किसी से पूछो, एक चेन रिएक्शन बन जाता है। सिमिलरली आप 11th 12th में पढ़ाते हैं, ये फ्रूट है या वेजिटेबल है? अधिकतर बच्चे वेजिटेबल कहते हैं, बट आपको ये बताना है कि ये एक फ्रूट है क्योंकि इसके अंदर से सीड निकला है। अब इन सीड्स के ऊपर पूरा जेनेटिक्स आप पढ़ा सकते हैं, जो बायोलॉजी टीचर है दे नो। शेप है, कितने सारे कैरेक्टर, बट पढ़ाते हम सब है, लेकिन जब एक पी दिखा दिया तो उससे ही बच्चों का ना सोचने का वो बन जाता है कि नहीं ये कुछ होने वाला है, दे यू अट्रैक्ट। तो बेसिकली वी हैव टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, then question, then we have to encourage them also questioning. Similarly एक बात मैं आपको बताऊं, this is a pot। मैंने जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू बच्चों को पढ़ा रही थी 9th क्लास में, आप सोचेंगे कि ये सब मैं क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैं
ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ा रही थी तो आई वाज हैविंग कि बच्चे को क्लिक नहीं कर रहा है, मैं बता क्या रही हूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने उनको वीडियो दिखाया तो भी उन्हें नहीं रिलेट हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने उन्हें दिखाया कि ये मैंने पानी में एक प्लांट रखा है, ये एक मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। अब इसके रूट्स देखिए कैसे हैं, उन्हें पता है फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट का मतलब नहीं पता, बताया कि ये होता है, देख के समझ गए। एडवेंटिशियस रूट्स बताए। मैंने कहा यहां से पानी यहां तक कैसे चढ़ा बताइए। अब उनके दिमाग चलने लगे कि हाँ पानी यहाँ से वहां कैसे आया। आप बोलते हो बाहर देखो प्लांट्स हैं, पर 2 बच्चों का दिमाग चलेगा, 40 बच्चों के दिमाग चलाने हैं, तो यू हैव टू रियली शो देम थिंग्स, देन ओनली इट क्लिक्स कि हाँ कुछ स्पेशल पाइप चाहिए अंदर इसके। वो पाइप क्या है? जाइलम का पाइप है। ऐसे ही इस लीफ में खाना बना है, वो पूरे बॉडी को चाहिए, वो कौन सा पाइप है? फ्लोएम। टर्म्स याद कर लेंगे लेकिन लॉजिक वो नहीं याद कर पाते हैं क्योंकि हम रिलेट कर ही नहीं पाते हैं। और ये उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी भी प्रॉब्लम थी जब हम छोटे थे, हमें खुद नहीं समझ आता था क्योंकि टीचर कभी ये बता ही नहीं रहे हैं कि एक्चुअली अंदर क्या है। चीजों को दिखाएंगे, उनके हाथ में देंगे, दे कैन फील। तो आई थिंक बाय डूइंग ओनली साइंस कैन बी टॉट। सो प्लीज टीचर्स, व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर योर लेक्चर्स, एक और मैं इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक आपको, ये आर्टिफिशियल प्लांट ही मैंने लिया है ऑर्किड का, ऑर्किड सब पहचानते हैं। अब 12th क्लास में हम जब ऑर्किड बोलते हैं पिक्चर भी दिखाते हैं। अब इस फ्लावर की शेप की सिग्निफिकेंस कुछ हो सकती है क्या? पहले तो उसका कलर है, इसको हम पॉलिनेशन से कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे शेप के इंसेक्ट अगर इसके पास घूम रहे हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो बच्चे फिर दिमाग चलाते हैं, ऐसे शेप के इंसेक्ट तभी इसके पास आएंगे क्योंकि उन्हें पॉलिनेट करना है इस फ्लावर को। तो उसका क्या रिलेशनशिप है? फिर एवोल्यूशन, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे करके आप कनेक्ट कर लेते हैं। छोटी, अब वैसे ही फ्लावर ऑर्किड आप लेने जाओ तो खरीदना पड़ेगा, बट सब कुछ हमारे पास ही है। और कुछ नहीं मिले तो खुद की बॉडी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, सलाइवा की बात करिए, केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर ही है। आपका टिफिन बॉक्स अपने आप में कितना बड़ा एग्जाम्पल है। डिफरेंट chemicals are there in your food, you can talk about. Only thing is we have to keep on relating with शैम्पू यूज कर रहे हैं, केमिकल्स हैं, कौन से केमिकल्स है? बच्चों लिस्ट बनाओ, देख के बताओ। खाना जो, सो वी हैव टू मेक आवर स्टूडेंट्स alert that science is not physics, chemistry, biology. It is your observation, then their relation, then your interpretation, or doing new things. जो चीजें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बट आज के डेट में साइंस का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक साइंस टीचर की ड्यूटी है अपने बच्चों को डिजाइन थिंकिंग के लिए एनकरेज करे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से। दैट इज माय व्यू नाउ। हो सकता है कुछ साल पहले मेरा व्यू नहीं था, मुझे भी लगता था कैसे पढ़ाऊं, कैसे इनको कॉन्सेप्ट, पर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट उनको आए ना आए, उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए। प्रॉब्लम को देख के उसको सॉल्व करना, उसके सोल्यूशन को सीख करना, दैट शुड बी द पर्पस ऑफ आवर टीचिंग। आई थिंक आप बहुत चीजें मैंने कोशिश की, और भी बहुत कुछ है इंफॉर्मेशन। आई थिंक टाइम इज अ बैरियर। पूजा मैम, व्हाट यू से? तो अगर हमारी सीरीज कंटिन्यूड रहेगी, आई हैव लॉट मेनी एग्जांपल्स एंड लॉट मेनी टेक्निक्स व्हिच आई कैन शेयर विद टीचर्स। कुछ जैसे आज मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी, अगर मेटल नॉन मेटल्स आप पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर्टीज, हम मेटल नॉन मेटल्स की सीधा जाते हैं बोर्ड पे लिखना शुरू कर देते हैं। इज इट अ राइट वे? मैंने खुद भी ये सीखा है कि अब मुझे सीधा बोर्ड पे नहीं जाना है, मुझे पहले क्वेश्चन पोस्ट करने हैं या उनसे पूछना है किसी एक इनफॉर्मल वे में जिससे वो कनेक्ट करें। मेटल नॉन मेटल पढ़ाना है, प्रॉपर्टीज हैं, आप ले जाइए ना, कोई चम्मच ले जाइए, कोई आप मेटल का चीज ले जाइए और बच्चों को बोलिए कि जरा छू के देखो कैसा है भाई, कहेगा सॉलिड है, दूसरा कहेगा इसकी एक शेप है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आएंगे। या ब्रेनस्टॉर्मिंग कराइए। अब इंक्लूसिव क्लासरूम है, अगर आपका कोई बच्चा क्लास में डेफ है, कोई डम है, कोई प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम है, उनको भी आप सोच के चलिए, फिर अपनी पेडागोजी को आप इम्प्रूव करेंगे। अब ऐसे बच्चों को आप बुला नहीं सकते, उनके पास जाना पड़ेगा आपको। तो यू हैव टू सी योर ऑल चिल्ड्रन, बट आपकी क्लास में वीक बच्चे भी हैं, होल्ड देयर हैंड। आप एक बच्चे का भी हाथ को टच करते हैं,
आप मैजिक करते हैं. Believe me, I have seen average students, they are doing so well. 12th में आके इतना अच्छे से करना और रिसर्च के लिए ऑप्ट करना, just by believing in them and just by showing them कि this is a right way to follow sciences. So there are so many other things we can discuss. Today time is a constraint. I hope I am able to convey you something, though I don't know exactly that Pooja ma'am can tell me. तो मैम इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मेरे ख्याल से हम सब अनम्यूट कर सकते हैं और एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दे सकते हैं निवेदिता मैम को. Everybody, all of you can unmute, and for sure we can give a big round of applause to Nivedita ma'am. Nivedita ma'am, salute to you. That's so beautiful. इतना कुछ knowledge आगे provide करना, कैसे हर चीज spread की जा सकती है. ऐसा लगता है कि टाइम वाकई एक constraint है. हम सब में इतना कैलिबर है, इतनी शेयरिंग करने के लिए हमारे पास सोर्सेज हैं कि टाइम वाकई कंस्ट्रेंट हो जाता है. निवेदिता मैम, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतने अच्छे से इतना कुछ स्टिल 1 hour 15 minutes में बताया. मेरे ख्याल से दैट्स रियली 100 to 100 points got to you. You know, hats off. देखिए आपको मैसेज भी आ रहे हैं. सुदीपा मैम, वेरी थैंकफुल टू यू एज वेल. आप थ्रू आउट सेशन में आपका कैमरा ऑन रहा और आप थ्रू आउट सेशन में इतने इन्वॉल्व रही हैं. आई एम थैंकफुल टू यू एज वेल. And I would just like to share a few words. In fact, I am an English teacher, but coming to your session, I learned a lot. Like how we can integrate things. I don't know why my eyes are filled with water. Same here, Sudeepa ma'am. I'm also an English teacher. मुझे लगा कि साइंस का होना हर चीज में कितना जरूरी है. और अभी तक जो रुके बैठे हैं इस सेशन के लिए, मेरे ख्याल से वो बेस्ट लर्नर हैं. उनमें वो क्रेविंग है, कीड़ा है एक लर्निंग का, इसीलिए वो रुके बैठे हैं. मुझे नहीं लगता ये सब लोग कोई सर्टिफिकेट के लिए रुके बैठे हैं. सर्टिफिकेट तो मिलते हैं, आते हैं जाते हैं, रोज 5 to 6 मिलते हैं, है ना. जब इतना कुछ सीखने के लिए मिले तो क्या बात है. वेरी वेरी थैंक यू टू यू निवेदिता मैम. हैट्स ऑफ टू यू. आई विल श्योरली रिक्वेस्ट मैथ्यू सर, अगर हमारा कुछ ऐसा सेशन जरूर पार्ट 2 चल सकता होगा तो मैं जरूर आपको इस चीज के लिए आगे लेके आना चाहूंगी. This session actually showed man's passion for that subject. Exactly. That is निवेदिता मैम, एक बात मैं आप सभी से, इनफैक्ट जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे शेयर करना चाहूंगी. मैंने एक डाला था ग्रुप में कि हमारे पास आप क्वेश्चंस भेजिए, हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे उन क्वेश्चन के आंसर. उसमें से एक क्वेश्चन कोई सिलेक्ट होगा जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, और जिसका बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट होगा उसके लिए हमने कुछ न्यू ईयर ईव पे गिफ्ट भी रखा है. तो उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमारे पास जो बेस्ट सिलेक्ट हुआ है वो आया है औरमिता सन्याल जी से, जो कि हैं लेगोस से. मैं इस टाइम देख सकती हूँ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इनका क्वेश्चन था, हाउ डज साइंस क्रिएट पैशन इन ईच चाइल्ड टू इन्वेंट समथिंग न्यू. और मेरे ख्याल से इसका जवाब बहुत इजीली औरमिता जी को मिल गया होगा अब तक, क्योंकि जितना अब तक हमने देखा वो सब एक पैशन ही था जो एक सब्जेक्ट के लिए होता है. जब एक टीचर में इतना पैशन है सिखाने के लिए तो ऑब्वियसली वो पैशन वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है अपने स्टूडेंट्स के अंदर. औरमिता मैम, वेरी थैंकफुल टू यू. औरमिता जी, आप 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर सकते हैं. आई एम कांग्रेचुलेटिंग यू. Thank you so much. You're for the choosing question. Our state web series part 2. आपका क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है in the best topmost questions में से, and you're the winner for the special gift on New Year Eve. I would like to congratulate you once again. Thank you, ma'am. Thank you so much. Pooja ma'am, can you allow me to speak for a minute? Sure, please. Sure. Nivedita ma'am, I am Ruchika this side. Yes, ma'am. I am really thankful to you, ma'am. You are here, Ruchika ma'am. So somehow I got the link because I was also in the CIEF group. Yes, when I got to know that Nivedita ma'am is presenting, really she's very, very creative. I have worked with her, and what all she gave, it was very, very informative. And my subject is mathematics, though I could also relate my subject, what all the things she has given.
So definitely I'll tell my teachers also in my school also to go with all these methods which Nivedita ma'am has suggested. So very, very informative. Congratulations for a good session. Wonderful session it was. Thank you, Ruchika ma'am. You are always so encouraging and motivating. Remember, Ruchika ma'am का पैशन इतना है काम करने का कि कुछ भी हम कर रहे होते थे उन्हें पता है, वो हमेशा she was my coordinator मैम, एंड उनको पता है कि मैम मुझे फ्री करा दो, मुझे ये वाला वो कर रहे हैं, तो उन्हें पता होता था कि ये काम कर रहे हैं और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी हम कर रहे होते थे, फिर हम कर लेते थे, यार मुझे भी बताना ये लोग तुम कैसे कर रहे हो, मतलब शी वाज ऑलवेज सो एनकरेजिंग, हेल्पिंग by giving us free time, by putting up my substitution so that I can work with my students, और हम लोग लगातार कोई ना कोई, because thrice or no 4 times on regular basis we have won at national level in science. Oh wow, that's great. तो उसके लिए रजो शक्ति प्रोजेक्ट, उसके बाद श्वास्क मैम हमने किया, फिर शालन कुंड हमने बनाए, तो न्यू डिजाइन हमने किए हैं. So Ruchika ma'am has witnessed this thing. Thank you ma'am for your motivating words, and Pooja ma'am, Sudeepa ma'am, very thank you for your encouraging words. Pooja Gai ma'am, you are such a blessing to me that you are always there, though I was really confused कि मुझे कौन सा कोर एरिया करना है, because it was really tough 1 घंटे का सेशन साइंस पे करना, और बिकॉज साइंस से ज्यादा आई एम अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन, जहाँ मुझे मैथ्स भी चाहिए, साइंस भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स ओनली कैन इंटीग्रेट, तब जाके एक कोई काम आप कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली करना है, क्योंकि आई वांट कि हर चीज का एक आउटकम हो, सिर्फ बात करने के लिए कोई बात नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी अ पर्पस. इफ वी आर टॉकिंग टुडे, आई एम आल्सो टेकिंग अवे समथिंग, दैट टेक अवे, ये हर एक एक्टिविटी का टेक अवे होना चाहिए. आज इस उम्र तक मैंने ये बात रियलाइज करी है, और इस टेक अवे में मैंने ये टेक अवे आज लिया है कि अगली बार मुझे और ऑर्गेनाइज्ड होके क्लास वाइज में कुछ एक्टिविटीज प्लान करूं. शायद ये सीरीज में हम सेकंड अगर वो एपिसोड करेंगे तो मैम श्योर. So I have, but time is a constraint. Timing is constraint. मैंने वैसे प्लेटफॉर्म का लिंक भी डाल दिया है चैट बॉक्स में, और सर्टिफिकेट का लिंक भी डाल दिया चैट बॉक्स में, आप लोग डेफिनेटली फिल कर सकते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत मेहनत लगती है एक रिसोर्स पर्सन की किसी भी चीज को, एक वेबिनार को रेडी करने के लिए, और जब हम एक फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं उस रिसोर्स पर्सन के लिए, तो वो उसके लिए एक इनकरेजमेंट भी होता है, और कुछ सजेशंस देते हैं तो उसके लिए एक लर्निंग भी होता है. तो बोथ थिंग्स आर वेलकम. आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज जो कि फीडबैक फॉर्म हमारा फिल करेंगे. एंड वंस अगेन निवेदिता मैम, थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट. मेरे ख्याल से अगर मुझे आपके जैसे साइंस टीचर मिली होती तो आज पूजा मैम कहीं और होते. पूजा मैम आप बहुत अच्छी जगह हो, यू आर एट एप्रोप्रिएट प्लेस. ऐसा मुझे लगता है कि आप खुद सो इतने एनकरेजिंग हो कि मतलब अगले वाले बंदे को एक मैजिक टच देते हो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सच में मजा आ गया, मतलब सच में मजा आ गया. ऑनेस्टली बोलूं, मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा कि भाई पूजा ये तेरे मतलब का काम नहीं होने वाला. मुझे लगा है कि अभी पता नहीं क्या इतना टिपिकल टर्म्स हैं, शायद मुझे कर पाऊंगी कि समझ पाऊंगी कि नहीं. लेकिन जैसे जैसे आपने आगे की पैडागॉजीज बताई, आई वाज कोरिलेटिंग लिटरली मेनी ऑफ द थिंग्स विद माय ओन सब्जेक्ट, and I could find so many things which was favorable to me. So thank you so much Nivedita ma'am for being there. Thank you so much everyone. Matthew sir is not there present at now at present he's not there, so still in his absence I'm thankful to him as well, जिनकी वजह से हम आज सब इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं. Yes ma'am, yes. Once again thank you to all the participants. Thank you Sudeepa ma'am, love you. Thank you. Okay ma'am. Thank you. So we'll be taking your leave. Yes. See you in our part 3, which is gonna to be there on 27th. Let's meet Pedagogy of Languages from State Series. Thank you very much. Bye.